प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। परसों मैं वीडियो दिया था आंग्लो मैसूर युद्ध को लेकर, हैदर अली को लेकर मैं पूरा इसका डिस्क्रिप्शन में बताया था। आज मैं इस चैप्टर को ही क्लोज करूंगा। अभी 3 आंग्लो मैसूर युद्ध हुए, तो ध्यान दीजिए। प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध 1767 से 69 और यह मद्रास की संधि 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि के द्वारा यह समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध, इस युद्ध में हैदर अली मारे जाते हैं और वो डेट है 1780 से 84 और यह मंगलौर की संधि, कौन संधि? मंगलौर की संधि 1784 के द्वारा समाप्त हुआ। और तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध यह है 1792 और यह 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। श्रीरंगपट्टनम की संधि, चतुर्थ अंतिम, जिसमें टीपू सुल्तान मारे जाते हैं। चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध 1799, यह 14 अप्रैल 1799 से 4 मई 1799 चलता है और 4 मई को टीपू सुल्तान मारे जाते हैं और यह बेबेलजी की सहायक संधि बेबेलजी। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, 4 आंग्लो मैसूर युद्ध हो रहे हैं 1767 से 69, जो मद्रास की संधि के द्वारा 4 अप्रैल 1769 को समाप्त हो रहे हैं। और इस मद्रास की संधि अंग्रेज अपमानजनक संधि करता है। इसमें हैदर अली की प्रतिष्ठा काफी बढ़ जाती है। हैदर अली को बहुत सारा क्षेत्र भी मिलता है और बहुत सारा रुपया भी मिलता है और यह वचन दिया जाता है कि एक विकट परिस्थिति में मैं आपको मदद करूंगा। अंग्रेज के द्वारा यह आश्वासन दिया जाता है हैदर अली को। तो आप निश्चित तौर पर हम एक एक करके खंड बाय खंड कॉन्सेप्ट के साथ, फैक्ट के साथ बिल्कुल विस्तृत रूप से इसको मैं फिर आ रहा हूं तीनों आंग्लो मैसूर युद्ध को लेकर। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध खंडित करके मैं एक एक करके बता रहा हूं। द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध, लेकिन इस पर आने के पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ वो मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ 4 अप्रैल 1769 को। लेकिन इस संधि के द्वारा जो है उल्लंघन, इस संधि का उल्लंघन खुद अंग्रेज किए। क्यों किए? क्योंकि जब 1771 में हैदर अली पर माधवराव प्रथम ने आक्रमण किया तो अंग्रेज इस पर हैदर अली का सहयोग नहीं किए। जो संधि में यह बातें थी कि अगर कोई आप पर आक्रमण करेगा तो मैं अंग्रेज की तरफ से मैं आपको सहयोग करूंगा। तो मद्रास की संधि का नंबर 1 अंग्रेज उल्लंघन किया। इस पर हैदर अली का जो क्रोध की सीमा है वो काफी बढ़ गई और वो अंग्रेज से काफी रुष्ट हो गया। और द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध का भी कारण यह भी बना मद्रास की संधि के द्वारा अंग्रेज का उल्लंघन, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात हुई कि अंग्रेज जो है माहे का जो क्षेत्र है, मालाबार क्षेत्र है, जो हैदर अली के अधीन पड़ता था, माहे, फ्रांसीसी में माहे के साथ हैदर अली बंदूक, सीसा, सोरा ये सब का व्यापार कर रहे थे और माहे में फ्रांसीसी हैदर को काफी सहयोग कर रहे थे। अंग्रेज को काफी चिंता हुआ फ्रांसीसी और हैदर अली की साठगांठ को लेकर माहे में, इसलिए अंग्रेज ने माहे पर आक्रमण कर दिया और माहे को जीत लिया। कौन जीत लिया? अंग्रेज। और यह भी द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध का कारण बना, प्रथम कारण बना अंग्रेज के द्वारा मद्रास की संधि का उल्लंघन
और दूसरा कारण बना जो माहे क्षेत्र है वो अंग्रेज जीत लिया, और ये माहे क्षेत्र हैदर अली के अधीन पड़ता था। फ्रांसीसी बस्ती थी, फ्रांसीसी सहयोग कर रहे थे हैदर अली का हर क्षेत्र में, चाहे वो आर्थिक सहयोग हो चाहे वो सेना के द्वारा सहयोग हो। वहां बंदूक में भी आदान प्रदान हो रहा था। 16 शीशा जो है फ्रांसीसी हैदर को प्रदान कर रहे थे, और हैदर अली बोला अंग्रेज को कि आप माहे को खाली कीजिए। अंग्रेज इस बात को नहीं माना। तब हैदर अली एक तो मद्रास की संधि के द्वारा क्रोधित हो चुके थे, दूसरा अंग्रेज के द्वारा माहे पर जो कब्जा किया गया उससे और वो क्रोधित हो गए, और अंत में यह डिसीजन लिए कि अब अंग्रेज पर मैं आक्रमण करूंगा, और वो हैदर अली आक्रमण किए कर्नाटक पर। तो द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध में आप फ्रेंड्स देख रहे हैं 1780 और 84 में जो हो रहा है, कर्नाटक की राजधानी आरकाट है, और आरकाट पर हैदर अली जीत लेते हैं आरकाट को। और ये जो कर्नाटक है यह अंग्रेज के अधीन था, यानी अंग्रेज के समर्थक के अधीन था। कर्नाटक का नवाब जो है मोहम्मद अली पहुंचता है कि हमको सहयोग दीजिए, और तब युद्ध की घोषणा हो जाती है, और द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध का आगाज हो जाता है। ठीक है, तो द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध का जब आगाज हो जाता है, कर्नाटक की राजधानी आरकाट पर जो है हैदर की कब्जा हो जाती है, और तब अंग्रेज दो सेना विभक्त करता है। एक मद्रास से हेक्टर मुनरो सेनापति के नेतृत्व में सेना चलती है, और गंटूर से जनरल वैली के नेतृत्व में सेना चलती है। और इस द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध में हैदर के योग्य पुत्र और अनुभवी पुत्र टीपू भी साथ दे रहा है। अब टीपू सुल्तान कर क्या रहा है कि टीपू सुल्तान जो मद्रास के पास है, हेक्टर मुनरो की सेना से झड़प कर रहा है, और हेक्टर मुनरो की सेना को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। अब जो है हैदर अली का भिड़ंत होता है गंटूर से आई जनरल वैली की सेना के द्वारा, और जनरल वैली की सेना को हैदर अली बुरी तरह हराता है। अब अंग्रेज की हार हो जा रही है, उधर टीपू इसको रोक दिया, जनरल वैली की सेना को बुरी तरह हैदर हरा रहे हैं। अंत में नया सेनापति बनाया जाता है, और उसका नाम है सर आयर कूट। ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक बिंदु को बोल रहा हूं। सर आयर कूट अंग्रेज सेनापति आते हैं, और यह कूटनीतिक से काम करता है। ये क्या करता है कि सालाबाई जो संधि होती है 1782 में, यह मराठा को अपनी ओर मिला लेता है, हैदर से तोड़ देता है मराठा को, और गंटूर का जो प्रदेश है वो निजाम को दे देता है। इसलिए हैदर अली अकेला पड़ जाते हैं अंग्रेज के सामने, और यही कारण होता है कि सर आयरकूट की सेना ने पोर्टो नोवो स्थान पर, पोर्टो नोवो कहां है, वो है तमिलनाडु के पास, इस पोर्टो नामक स्थान पर हैदर अली हार जाते हैं, बुरी तरह बेचारा घायल हो जाता है। और इस घायल अवस्था में पहले भी उसको कैंसर रोग हो चुका था, और कैंसर रोग होने के बाद भी ये लड़ रहा था, ये बहादुर, इतने बहादुर लोग हैदर अली। और अंत में वो दम तोड़ देता है। 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। लेकिन टीपू बोलता है कि मैं युद्ध को जारी रखूंगा, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध को मैं जारी रखूंगा, और फिर वो जारी रखता है वो बहादुर टीपू सुल्तान। और जब टीपू सुल्तान जब जारी रखता है तो बेदानूर नामक स्थान पर जो है वो अंग्रेज को हराता है। फिर पाला घाट के स्थान पर खुद टीपू हार जाता है। यह दोनों युद्ध और निर्णायक रहा, कभी अंग्रेज जीत रहे हैं, कभी टीपू जीत रहे हैं। अंत में दोनों समझौता किए कि कभी यह और निर्णायक है, इसलिए द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध को रोका जाए, और वो एक संधि होती है, और वो संधि होती है 1784 में मंगलौर की संधि। और वो मंगलौर की संधि मद्रास के जो गवर्नर होते हैं मरकटानी और टीपू सुल्तान के बीच, और जिसके द्वारा जो है इस मंगलौर की संधि के द्वारा 1784 में मंगलौर की संधि के द्वारा जो है युद्ध को, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध को रोक दिया जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे बिल्कुल कॉन्सेप्ट से, मैं द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध को बता दिया। अब क्या होता है कि तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध, तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध का आगाज होता है 1792 में। ठीक है, अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स
कि टीपू एक सुल्तान, एक बहादुर है, एक कुशल सैनिक भी है, एक कुशल शासक भी है और शिक्षित लोग हैं। टीपू सुल्तान की जो बैकग्राउंड है, उसका जन्म नवंबर 1750 में हुआ था और टीपू सुल्तान जो है अंग्रेजी, उर्दू, अरबी और फारसी ये 4 भाषा के अच्छे जानकार थे। पिता हैदर अली अनपढ़ था और शिक्षित था, लेकिन अपने बेटा को टीपू को वो बहुत पढ़ाया लिखाया और अंग्रेजी, उर्दू, अरबी और फारसी कई भाषा के वो जानकार थे। नंबर 1 बात, टीपू सुल्तान अपनी नौसेना को काफी मजबूत किया और एक कुशल सैनिक के रूप में उभरा। और टीपू सुल्तान की सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि वो भारत में रॉकेट का लॉन्चर किया, जो उस समय एशिया में किसी के पास रॉकेट नहीं हुआ करता था। इसलिए भारत में रॉकेट के जन्मदाता टीपू सुल्तान माने जाते हैं। और तीसरा बिंदु, उसकी नजदीकता फ्रांसीसी से ज्यादा थी। फ्रांसीसी का वो समर्थन ले रहे थे जो अंग्रेज के लिए खतरा बन सकता था। और यही कारण है कि तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध की आगाज हो जाती है और 1791 में मेडोज के नेतृत्व में अंग्रेज एक सेना भेजता है और वो मेडोज की सेना को बुरी तरह हराता है। कौन हराता है? टीपू सुल्तान, वो बहादुर टीपू सुल्तान। इसके बाद क्या होता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो खुद गवर्नर जनरल होते हैं, वो कमान को संभालता है और वो कूटनीति से सूझबूझ से काम करता है। वो मराठा को बोलता है कि आप मिल जाइए, हम बहुत सारा क्षेत्र भी दे देंगे, और निजाम को भी बोलता है कि हम भी आपको बहुत बड़ा क्षेत्र दे देंगे। और तब कॉर्नवालिस युद्ध करता है और चारों ओर से बेल्लौर होते हुए, वो बंगलौर होते हुए श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण कर देता है चारों ओर से। और टीपू सुल्तान अलग थलग पड़ जाते हैं और वो बेचारे अंत में मजबूरन अंग्रेज से समझौता करने के लिए विवश हो जाता है और वो इतिहास में श्रीरंगपट्टनम की संधि के नाम से जाना जाता है। श्रीरंगपट्टनम संधि 1792 में होती है। फ्रेंड्स, अगर निजाम साथ दे दिया रहता तो टीपू की कभी हार नहीं हो सकती थी। और इसलिए कॉर्नवालिस छल के द्वारा, कूटनीतिक के द्वारा लोभ प्रलोभन देकर मराठा और निजाम को आपस में मिला लेता है और बेल्लौर होते हुए, वो बंगलौर होते हुए श्रीरंगपट्टनम को घेर लेता है और अंत में यह मजबूरन संधि होता है। अब ये संधि के तहत ये अपमानजनक संधि टीपू सुल्तान करते हैं। जो मैसूर का आधा भाग है, जो रेवेन्यू वाला भाग था, वो अंग्रेज को मिल जाता है, जिससे अंग्रेज को काफी रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। वो आधा प्रदेश अंग्रेज ले लेता है। तो अंग्रेज जो है 12 महल डिडूगल, तो अंग्रेज के पास क्या आता है? 12 महल डिडूगल फ्रेंड्स और मालाबार। ये मालाबार बहुत आर्थिक रूप से मजबूत है, 12 महल डिडूगल, और ये अंग्रेज के पास आ जाते हैं। किस संधि के द्वारा? श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा। और तुंगभद्रा नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वो मराठा ले लेता है और कृष्णा नदी से पेन्नार नदी तक का जो क्षेत्र है वो निजाम लेते हैं। और युद्ध का हर्जाना 3 करोड़ रुपया तय होता है। और 3 करोड़ चूंकि राजकोष में नहीं था, 1.5 करोड़ भी राजकोष में था, क्योंकि मैसूर बहुत जर्जर हो चुका था आर्थिक में। 1.5 करोड़ नगद दी जाती है और टीपू सुल्तान के 2 पुत्र को बंधक बनाकर अंग्रेज रखते हैं और वो पुत्र का नाम है मोहम्मद खालिद और मिर्जा मुगल। मोहम्मद खालिद और मिर्जा मुगल अंग्रेज के बंधक में रहते हैं कि जब तक आप 1.5 करोड़ रुपया जो बाकी रकम है नहीं देंगे, तब तक आपके 2 पुत्र मिर्जा खालिद और मिर्जा मुगल जो है वो आपके मेरे दरबार में रहेगा। रकम देने के बाद इस दोनों को छोड़ दिया जाएगा। बाद में रकम दी जाती है और मिर्जा खालिद और मोहम्मद इसको छोड़ दिया जाता है, दोनों पुत्र को अंग्रेज छोड़ देते हैं। फिर टीपू सुल्तान हताहत नहीं होता है, वो बहुत बड़ा योद्धा था, वो हिम्मत नहीं हारता है और वो मॉरिशस से संपर्क करता है, जो फ्रांसीसी बस्ती थी, अरब से संपर्क करता है, काबुल से सहयोग मांगता है, वह फ्रांस से सहयोग मांगता है और चारों ओर से उसको सहयोग भी मिलना शुरू हो जाता है, जो अंग्रेज के लिए फिर खतरा बन गया कि फिर टीपू खड़ा हो रहा है और चारों ओर से अंतरराष्ट्रीय सहयोग टीपू को मिलने जा रहा है। टीपू हिम्मत नहीं हारने वाला था, क्योंकि वो अंग्रेज को सबसे बड़ा शत्रु मानता था कि किसी भी सूरत में मैं मर जाऊंगा, अंग्रेज से हार नहीं मानूंगा।
और वो शेरे मैसूर टीपू सुल्तान ऐसा ही करता है और अंत में 1796 में अपनी नौसेना को मजबूत करता है। कौन करता है? टीपू सुल्तान। और नौसेना बोर्ड बनाता है, अपनी जहाज को बनाता है। 20 लड़ाकू जो युद्धपोत जहाज है उसका खुद टीपू सुल्तान निर्माण करता है। इसके बाद कब करता है? 1796 रॉकेट का लॉन्च करता है, रॉकेट का नया आविष्कार बनता है। रेशम बोर्ड बनाता है टीपू सुल्तान, रेशम का बढ़ावा देता है ताकि फिर से आर्थिक स्थिति मजबूत हो उसके बेचारे का। इसके बाद फिर क्या करता है कि वो फ्रांसीसी बोलता है कि आपके साम्राज्य में मैं जैकोबिन क्लब बनाऊंगा और 1797 में वो फ्रांसीसी को जैकोबिन क्लब श्रीपट्टनम में जैकोबिन क्लब बनाने का इजाजत देता है और खुद वो जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बनता है टीपू सुल्तान। और श्रीरंगपट्टनम में वह जो है एक स्वतंत्रता वृक्ष लगाता है टीपू सुल्तान। एक दयालु व्यक्ति था। श्रीरंगपट्टनम का जो मंदिर है वो हमेशा दर्शन के लिए जाता था। वो कई मुद्रा जारी किया जिसमें शिव और पार्वती की भी चित्र को अंकित करवाया। वो शिव का भी पुजारी था। तो निश्चित तौर पर अब जो है टीपू सुल्तान जो है फिर यही स्थिति इसकी बनती है और यही सब शक्ति को देखकर फिर चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध होता है फ्रेंड। चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध का आगाज होता है। टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद फिर मजबूत खड़ा हो रहा है और फिर इसमें लॉर्ड बेवेलजी एक सहायक संधि लाते हैं। तो सहायक संधि के तहत यह होता था कि भारत के जो भी देशी रियासत है उसके अधीन एक अंग्रेज रेजिडेंस सेना रखना होता था। उसका भरण पोषण भी वो देशी रियासत करते थे। इसके अलावा वो देशी रियासत बिना अंग्रेज के से राय विचार से दूसरे से जो है विदेश नीति सहयोग नहीं ले सकते हैं और इसलिए बेवेलजी भारतीय रियासत को अपनी जंजीर में बांट दिया सहायक संधि के द्वारा और टीपू सुल्तान को बोला कि आपको सहायक संधि करना होगा। फिर 17 सहायक संधि के तहत सबसे पहले जो है बेवेलजी 1798 में हैदराबाद के मोहम्मद अली को मिला लेते हैं। तो ये बेवेलजी की कूटनीति थी कि सहायक संधि के द्वारा निजाम कौन है, यह क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में। सहायक संधि के द्वारा सबसे पहले कौन मिले? हैदराबाद मिला। कौन मिला? मोहम्मद अली 1798। टीपू सुल्तान को बोलता है कि नहीं, आपको सहायक संधि आपको मानना ही पड़ेगा और यह आरोप लगाता है कि आप फ्रांस से इंटरनेशनल सहयोग आपको मिल रही है, अब मैं युद्ध करूंगा। और बेवेलजी फिर मराठा को बोलता है कि मैं आपको बहुत बड़ा क्षेत्र दे दूंगा और यही कारण है कि मराठा और निजाम तो सहायक संधि से पहले मिल ही चुके थे। टीपू सुल्तान फिर अलग थलग पड़ जाता है और फिर बेवेलजी युद्ध की घोषणा कर देता है चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध 1799 में और 17 अप्रैल 1799 को युद्ध शुरू हो जाती है। और टीपू सुल्तान जो है पहले टीपू सुल्तान को स्टुटगर्ट की सेना हराती है, फिर हैरिस की सेना हराती है और बाद में टीपू सुल्तान के कुछ लोग ही इससे छल करते हैं और बहुत दगा करते हैं और बेवेलजी उसको मिला लेता है और बाद में सदासिर और मलाली स्थान पर, सदासिर और मलाली नामक स्थान पर टीपू सुल्तान लड़ते हुए 4 मई 1799 को वीर गति को प्राप्त होते हैं शेरे मैसूर टीपू सुल्तान। इतिहास में आपने देख लिया कि टीपू शेरे मैसूर 4 मई 1799 को सदासिर मलाली स्थान पर वीर गति को प्राप्त होते हैं। फिर अंग्रेज क्या करता है कि संपूर्ण मैसूर को अपने क्षेत्र में मिलाता है सहायक संधि के द्वारा और वाडियार वंश के एक अलबश पुत्र थे कृष्णा तृतीय और कृष्णा तृतीय से सहायक संधि वह स्वीकार करवाता है और समूचा मैसूर प्रदेश को वो हड़प लेता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं पूरा विस्तार से जो है कल नहीं मैं बता पाया, कुछ मैं अस्वस्थ था इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया। मैं अब थोड़ा ठीक हो गया हूं, इसलिए आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मेरे वीडियो का बहुत लंबे से इंतजार करते रहते हैं, इसके लिए धन्यवाद। इसलिए मैं द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध को बहुत डिस्क्रिप्शन से, बहुत कॉन्सेप्ट के द्वारा आपको मैं समझाया हूं। इसका लाभ लीजिए। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छा से मैं आ रहा हूं और निश्चित तौर पर मैं अभी भी आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूं। मेरे से जितना प्रयत्न हो सकेगा आपके भविष्य के लिए, मैं हमेशा आपके लिए तत्पर हूं, आपके बारे में सोचता रहता हूं कि बच्चा कैसे कामयाब हो।
इसलिए इस वीडियो को मैं आज यहीं समाप्त करता हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको साथ मिलता हूं। धन्यवाद।